सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना ही था। वे लोग सिंधु व उसकी सहायक नदियों की घाटियों में या मैदानों में कृषि कार्य करते थे। इसके लिए उन्हें अच्छी मिट्टी प्राप्त हो जाती थी, जो प्रतिवर्ष सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहाकर लाती थी। ये बात एक आमतौर पर सामान्य बात है कि प्रतिवर्ष जहां पर नदी का पानी बहकर जाता है, यानी कि जो उसका बहाव क्षेत्र या खादर क्षेत्र कहलाता है वर्तमान में, वहां पर जो फसलें पैदा होती हैं वो बहुत अच्छी पैदा होती हैं। तो अच्छी मिट्टी थी और प्रतिवर्ष नई परत वहां पर जम जाती थी, उसमें अच्छी पैदावार होती थी, अधिक पैदावार होती थी। वहां की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। मुख्य फसलें गेहूं जौ थी, ये दोनों मुख्य फसलें थी। चावल के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। यदि कहीं प्राप्त होती है तो वो है गुजरात। गुजरात के रंगपुर और लोथल में धान की भूसी के अवशेष पाए गए हैं। जब उसकी जांच की गई तो वो बहुत निम्न स्तर के चावल की तरफ संकेत करते हैं। तो इस प्रकार वहां की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और चावल की तरफ लोग कम ही ध्यान देते थे। इसके अलावा गुजरात में रंगपुर और लोथल से ही बाजरे के अवशेष भी मिले हैं। यहीं से बाजरा भी प्राप्त हुआ है। तो बाजरे की खेती भी उस समय की जाती थी। इसके अलावा रोजदी बाजरे की 6 किस्में प्राप्त हुई हैं। तो ये निश्चित रूप से बाजरा उस समय फसलों में शामिल था, लोग इसे पैदा करते थे। इसके अलावा हड़प्पा से मटर, तिल, हड़प्पा, मटर और तिल के अवशेष मिले हैं। ये भी उस समय के फसलें थी जिनका लोग प्रयोग करते थे। और उस समय निश्चित रूप से सिंधु घाटी के लोग कपास पैदा करते थे। कपास, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से हमें सूती कपड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो से लाल कपड़ा मिला है। सूती वस्त्र, लाल सूती वस्त्र की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा जो अनेक मूर्तियां मिली हैं उनसे भी हमें सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं, या ऐसा दिखाया गया है उन मूर्तियों में कि वे लोग सूती कपड़ा धारण किए हुए थे। उनके पहनावे में भी शॉल और धोती शामिल थे।
जैसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखते हैं हम। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है, और यूनान में यूनानी लोग कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग करते थे। अगर इन्हें हम देखें तो ये कपास के लिए प्रयोग होते थे, और क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे, तो कपास के लिए भी सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा फलों में केला, तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, कई लोग उत्पादन करते थे। ये इनके मुख्य खाद्यान्न थे। इसके अलावा एक अन्य फसल के बारे में पता लगता है, ब्रंशिका जूसी। ये एक खाद्यान्न था, यानी कि अनाज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, जो बिल्कुल अलग तरह का था। वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है। इसे विद्वानों ने ब्रंशिका जूसी नाम दिया है। यह भी उस समय प्रचलन में था। खेती के लिए जो उपकरण थे, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो लोग हल का प्रयोग करते थे, जुताई में हल का प्रयोग करते थे, और पत्थरों के औजार भी थे जिनका वो कृषि में प्रयोग करते थे। जैसा कि हम कालीबंगा के बारे में पहले ही बता चुके हैं। कालीबंगा के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि यहां पर जो प्राक हड़प्पा सभ्यता का एक सांस्कृतिक केंद्र है, कि यहां पर हलों के द्वारा जुताई की जाती थी, क्योंकि वहां पर हमें हलों के द्वारा जुताई के खेत प्राप्त हुए हैं, जिसमें दोनों तरफ को जुताई की गई थी, और एक साथ एक समय में एक खेत में 2 फसलें पैदा की जाती थी। तो निश्चित रूप से यही काम हड़प्पा सभ्यता में भी किया जाता होगा। हलों के बारे में ऐसा मानना है कि या तो वे कांस्य के बने होंगे, जो छोटे छोटे होंगे। बाद में यह अनुमान लगाया गया कि यहां पर हल लकड़ी के बने होंगे, क्योंकि 2 जगह से हमें लकड़ी के हलों के प्रारूप प्राप्त होते हैं। वो है एक मोहनजोदड़ो और दूसरा है बनावली। यहां से हल के प्रारूप प्राप्त होते हैं। हल के प्रारूप प्राप्त होते हैं हमें। तो अनुमान यही लगाया जाता है कि यहाँ के हल मिट्टी के बने होंगे, जो समय के साथ नष्ट हो गए और हमें प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि जुताई निश्चित रूप से बड़े स्तर पर मिट्टी के हलों के द्वारा ही की जाती होगी। ये निश्चित है कि यहाँ के कृषक वर्ग या किसान लोग उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में करते थे, यानी कि अपनी आवश्यकता से अधिक वो लोग उत्पादन करते थे, क्योंकि कृषि उत्पादन के पृष्ठभूमि पर ही वहां पर नगरीकरण हुआ। अगर इस क्षेत्र में संपन्न कृषि संस्कृति न होती तो उस क्षेत्र में नगरीकरण संभव नहीं होता। नगरीकरण संभव नहीं था, क्योंकि नगरों में रहने वाले शिल्पियों, कारीगरों, व्यापारी वर्ग और अन्य वर्गों के लिए जो लोग नगरों में रहते थे, इन कृषि करने वाले लोगों के द्वारा ही खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता था। इसके अलावा हमें अनेक स्थानों से
खाद्यान्न रखने के लिए अन्नगार या कोष्ठागार प्राप्त होते हैं, जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती थी। शायद इनमें राजस्व के रूप में एकत्र किया गया अनाज रखा जाता होगा, या ये बैंक या के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते होंगे। यानी किसी के पास अतिरिक्त अनाज हुआ तो क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो इन्हें वहां पर जमा किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा विनिमय का माध्यम भी अनाज ही होगा, क्योंकि विनिमय का माध्यम अन्य कोई साधन उस समय था नहीं। ये सब बड़े स्तर पर उत्पादन करने के कारण ही संभव हुआ। इसके अलावा ये एक खजाने के रूप में प्रयोग किया जाता होगा, एक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता होगा अनाज, क्योंकि जब तक मुद्रा प्रचलन में नहीं आती है कि समाज में, तब तक वस्तुओं को ही अदला बदली या वस्तु विनिमय के द्वारा ही काम चलाया जाता है। इसके अलावा अनाज कूटने के लिए ओखली और सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता था, जिनसे अनाज को कूटकर या पीसकर आटा बनाया जाता था। परंतु लोथल से हमें चक्की के पार्ट मिले हैं। चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय चक्की के द्वारा भी अनाज पीसा जाता होगा। नीचे का पार्ट जो सिंपल है, ऊपर के पार्ट में एक छिद्र बनाया गया है जिसमें को अनाज डाला जाता होगा और वो चक्की के द्वारा पीसा जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अनाज कूटने के जो चबूतरे थे वहां पर अनेक ओखलियां बनी हुई थी, और इसके अलावा अन्नगारों के आसपास ही मजदूरों की बस्ती थी या उनके मकान बने हुए थे जो इस काम में लगे रहे थे। इसके अलावा हमें हड़प्पा से हमें प्राप्त होता है 3 खत्तियां। खत्ती होती हैं, अगर कोई नहीं जानता है तो जमीन में गड्ढे खोदे जाते हैं जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता था। और इसके अलावा कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है मर्तबान। मर्तबान यानी कि अनाज रखने का बर्तन, बड़ा सा बर्तन, जार कह सकते हैं जिसे हम। तो इसका मतलब यह है कि किसान लोग इतना अनाज पैदा करते थे कि उसे अपने पास भविष्य के लिए रख लेते थे, चाहे तो वो मर्तबान में रखा जाता हो या खत्तियों में। मर्तबान बड़ा बर्तन होता था जिसमें अनाज को स्टोक करके रखा जाता था। तो इस तरह से ये हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण है, इस क्षेत्र में जो कृषि आधारित पृष्ठभूमि की संस्कृतियां थी, उसी के परिणाम स्वरूप यहां पर नगरीकरण हो सका और वो पूरी तरह सफल भी रहा। यहां तक कह सकते हैं कि कपास उपजाने का प्रथम श्रेय हड़प्पा वासियों को है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने यानी को दुनिया को बताया कि कपास उपजाया जा सकता है और इससे कपड़े बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर सूती कपड़े का बड़े स्तर पर प्रचलन था। और जो दूसरी सभ्यताएं हैं वहां पर कपास पहुंचाने का कार्य, सूती कपड़े पहुंचाने का कार्य हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ही किया गया था।